चैप्टर 36 छाया और प्रतिध्वनि। हवा का रुख बदल चुका था और अब दक्षिण से धीमी गति से बह रही थी, और जैसे ही वे ब्रेक से गुजरे, मेघपाल ऊपर उठ गए और चारों बड़ी डोंगियां हवा, धारा और चप्पूओं के बल पर उत्तर की ओर भाग गईं, जैसे बाज अपने शिकार पर हमला करते हैं। शुरुआत के 1 घंटे बाद हवा ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वे चप्पू चलाते रहे। वे निरंतर लहरों पर सो रहे कछुओं और धारा द्वारा बहाए जा रहे फ्यूकस के बड़े बड़े बेल्टों के पास से गुजरे। आउट्रिगा उलझे हुए केल्प मछलियों और समुद्री वृद्धि से जड़ी केल्प की लंबी लंबी पट्टियों को उठाते और उठाते हुए आगे बढ़े और केकड़ों से चिपके रहे। दोपहर की तपती धूप में आउट्रिगा ग्रेटिंग में सुरक्षित रखे गए पीने के नट्स को इधर उधर घुमाया गया, और जैसे ही बेड़ा एक पल के लिए बहता गया, उसे नीले रंग में दूर से खेल रहे विशाल विप्रे के एक समूह की गड़गड़ाहट ने सलामी दी। योद्धा योद्धाओं को सलामी दे रहे थे। विप्रे एक अच्छा शगुन थे। कैरोलिन उनका एक ठिकाना था, और माँ ने महान शंख को पकड़कर सलामी का जवाब दिया। फिर सूर्यास्त से पहले पैडलमैन ने एक पल के लिए काम बंद कर दिया और पाम ट्री पर चिल्लाया और अपने पैडल लहराए, जो अभी भी बहुत दूर था, लेकिन उत्तरी क्षितिज पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आधे घंटे बाद भूमि की ओर उड़ते हुए गल्स ने अपने पंखों पर सूर्यास्त का प्रकाश लेना शुरू कर दिया, और सूरज प्रकाश से जगमगाते समुद्र की ओर डूबने लगा। और अब जब सूरज छिप गया और शाम पूर्व से छाने लगी, तो एक हवा उठी जो भूमि की ओर बह रही थी, और लामिनाई के आदेश पर पैडलमैनों ने काम बंद कर दिया। सन्नाटा लगभग पूरी तरह छा गया था, जो केवल डोंगी के धनुष की धूल, पाल को खींचने के लिए रस्सी के खिंचाव और पतवार के चप्पू के हिलने से टूटता था। और अब हवा के ठहराव में चट्टान पर लहरों की आवाज सुनी जा सकती थी, जैसे दूर स्थित द्वीप की नींद में सांसें चल रही हों। चांद अभी नहीं निकला था, लेकिन सितारों ने उन्हें रोशनी दी, इतनी रोशनी कि वे देख सकें, क्योंकि वे जमीन, बाहरी तट पर लहरों और नान के सिर के साथ करीब पहुंच गए थे। पूर्व की ओर दूर जाकर वे चट्टान के उस द्वार की तलाश में थे जहां ताड़ का पेड़ सोए हुए प्रहरी की तरह झुका हुआ खड़ा था, और जैसे ही वह नजर आया, लेमिनाई ने आदेश दिया, पालों को अंदर ले लिया गया और चप्पू काम में लग गए। उसी क्षण चंद्रमा की भौं ने समुद्र को चीर दिया। ज्वार पूर्ण होने के बाद अब धीरे धीरे उतर रहा था, और चंद्रमा से आने वाली रोशनी की लंबी नदी पर डोंगियां काले पत्तों की तरह बह रही थीं। नाव के टूटने के बाद चप्पू बिना किसी आवाज के लेगून के पार और भी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे, जब तक कि फिर से लामिनाई से आदेश नहीं आया और पत्थर के लंगर बिना किसी छपाक के खुल गए। बेड़ा अपने लंगरगाहों पर चला गया, उस चंद्रमा की तरह जो अब चट्टान के ऊपर खड़ा था। वे एक ऐसे साहस से युक्त थे जिसे पराजय या अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता था, जिसे अज्ञात के अलावा कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता था। अगर वे किसी जानी मानी जनजाति पर हमला कर रहे होते तो वे डोंगियां किनारे पर खड़ी कर देते और विरोध जताते। जैसा कि हुआ, उन्होंने लंगर डाला, अपने साहस और शार्क के दांत वाले भालों को महसूस किया, सुनते रहे, देखते रहे, जबकि चांद ऊपर चढ़ता गया और उस परिलोक को और अधिक रोशन कर दिया जिस पर वे हमला करने वाले थे, जिसके एकमात्र रक्षक एक युवा गहरी नींद में सो रहे थे, और एक लड़की जो भ्रम की कैदी थी, और पेड़। तभी अचानक लेगून में सिर भर गए। कैरोलिन की पूरी सेना उतर चुकी थी। ऊदबिलाव की तरह तैरते हुए वे किनारे की ओर बढ़े और लंगर की निगरानी के लिए एक एक आदमी के साथ डोंगियां छोड़कर किनारे पर खड़े हो गए। नमक सफेद समुद्र तट पर चंद्रमा द्वारा खींची गई उनकी लंबी छायाओं के अलावा कुछ भी उनका विरोध नहीं कर रहा था। छायाएं जो डंडे घुमा रही थीं और भाले लहरा रही थीं, छाया भूमि में न जाने क्या धमकी दे रही थीं। शांत जंगल दृढ़ रहे, लेगून के पार चट्टानें वही फुसफुसाहट भेजती रहीं, पत्तियों को ऊपर उठाने वाली हवा रुक गई और थम गई। कैरोलिन के भयानक खतरे के आगे प्रकृति सो गई थी, जब तक कि माँ ने जादुई महल के सामने शूरवीर की तरह महान शंख को पकड़कर युद्ध का संकेत नहीं दिया, एक शक्तिशाली और लंबी सांस के साथ तब तक उड़ाया जब तक कि शंख के कुंडल लगभग अलग नहीं हो गए, जब तक कि समुद्र तट और पहाड़ी की चोटी और हवा और समुद्र से चीखती, बुदबुदाती प्रतिध्वनियां वापस नहीं आ गईं। छायाओं की प्रतिक्रिया की तरह प्रतिध्वनियों की प्रतिक्रिया भी आई, इससे अधिक कुछ नहीं।